तो गाइस थॉर लव एंड थंडर मूवी में थॉर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन गॉर को दिखाया गया। मूवी में तो हमने देख लिया कि ये विलन कैसा है, लेकिन आज हम देखेंगे गॉर की स्टोरी मूवी के मुकाबले कॉमिक्स में कैसी है और जानेंगे कि मूवी और कॉमिक के गॉर के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। तो पहला सबसे मेजर डिफरेंस तो आता है लुक में। मूवी और कॉमिक के गॉर के लुक में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने बताया कि उन्होंने गॉर के लुक को इतना चेंज क्यों किया, क्योंकि उसका कॉमिक वाला लुक जरा सिमिलर दिखता है हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट से। इसलिए दोनों के लुक में सिमिलैरिटीज अवॉइड करने के लिए उन्होंने मूवी में गॉर का लुक कॉमिक से अलग रखा। उन्होंने सिर्फ कोर एलिमेंट्स मेंटेन करके रखे हैं। कॉमिक में गॉर एक ऐसे बिना नाम वाले प्लेनेट पर पैदा हुआ था जहाँ पर भूखमरी फैली हुई थी। भूकंप और बाढ़ से वो प्लेनेट खत्म हो रहा था। उसे हमेशा से ही सिखाया गया था कि भगवान पर विश्वास रखो और उनकी प्रार्थना करो, लेकिन बचपन में ही उसकी माँ जंगली जानवरों की वजह से मारी जाती है, फिर उसकी वाइफ भी मारी जाती है भूकंप की वजह से, फिर उसके बच्चे भी एक एक करके मरने लगते हैं भूखमरी की वजह से। आखिर में सिर्फ उसका एक बेटा बच गया था उसके साथ, लेकिन वो भी मर जाता है। इसलिए उसका भगवान पर से विश्वास उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कबीले के लोगों से कहता है भगवान कुछ नहीं है, उन्होंने हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी, और इस वजह से कबीले वाले उसे अपने दल से निकाल देते हैं। तो मूवी में इन सारे एलिमेंट्स को नहीं दिखाया गया कि बचपन से वो सफर करता आया है, उसकी माँ, उसकी वाइफ और उसके सारे बच्चे मर गए और उसे अपने दल से भी निकाला गया। इन सारी चीजों को मूवी में नहीं रखा गया। मूवी की स्टार्ट में गौर अपनी बच्ची के साथ होता है जो कि भूख और प्यास से मर जाती है, और यहाँ पर आखिर में उसके साथ उसकी बेटी है। कॉमिक में उसका बेटा था और उसकी बेटी के मरने के बाद वो फिर अपने गॉड रापू से मिलता है, और यहाँ पर तब भी उसका गॉड पर विश्वास था। लेकिन जब वो उस गॉड को बताता है कि उसके सारे साथी मर गए और उसकी बेटी भी मर गई, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वो रापू गॉड गौर और उसकी आराधना का जब मजाक उड़ाता है, तब गौर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसका गॉड पर से विश्वास भी उड़ जाता है, क्योंकि जिस गॉड की उसने और उसके लोगों ने मरते दम तक प्रार्थना की, उस गॉड को तो उनकी कुछ पड़ी ही नहीं है। कॉमिक में उसका आखिरी बेटा मरने के बाद उसका गॉड पर से विश्वास टूटा था, और कॉमिक्स में अपने कबीले के दल से निकाले जाने के बाद रेगिस्तान में अकेला ही भटक भटक कर वो भी जब मरने की कगार पर था, तभी उसे दो गॉड्स आसमान में लड़ते हुए दिखते हैं, जो कि उसके पास आकर गिरते हैं। उनमें से एक ब्लैक कलर का सिम्बायोट गॉड था नल, और एक गोल्डन आर्मर पहना हुआ गॉड था। तो मूवी में रापू गॉड को दिखाया गया है कॉमिक के उस गोल्डन आर्मर पहने हुए गॉड के बदले, और ब्लैक कलर के गॉड को रापू पहले ही मार चुका था, और उन्होंने एक कंफर्म नहीं किया कि ये नल था या फिर कोई और गॉड। सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है कि ये नेक्रोसॉर्ड धारक था, और वैसे इसके नल होने के चांसेस कमी है, क्योंकि नल के राइट शायद सोनी पिक्चर्स वालों के पास है। तो फिर से कॉमिक पर आते हैं। यहाँ पर दोनों ने ही अपने अपने वेपन एक दूसरे में घुसाए हुए थे। उनमें से ब्लैक गॉड बेहोश था और गोल्डन गॉड गौर से मदद मांगता है, और उस गोल्डन गॉड को मदद मांगते हुए देखकर गौर को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे और उसके लोगों को जब गॉड की जरूरत थी तब उन्होंने उसकी प्रेयर्स नहीं सुनी। इसलिए फिर उस ब्लैक गॉड की नेक्रोसॉर्ड का एक पीस गौर के हाथ में आ जाता है, जिससे वो अपने पहले गॉड को मारता है, उस गोल्डन आर्मर वाले गॉड को। फिर वो स्वॉर्ड का पीस गौर से जुड़ जाता है, जिससे उसे नल जैसी पावर्स मिलती है, और फिर वो निकल पड़ता है सारे गॉड्स को मारने के मिशन पर, और उसका नाम पड़ता है गौर द गॉड बच्चर। तो यह मूवी में रापू गॉड जब गौर और उसके लोगों के तकलीफों पर हंसता है, तब गौर गुस्से में रापू गॉड का लॉकेट निकालकर फेंक देता है, जिसकी वजह से रापू उसको मारने की कोशिश करता है, और तभी नेक्रोसॉर्ड उनकी परछाई से उठकर गौर के हाथ में आ जाती है, और वो स्वॉर्ड गौर को काफी कुछ बताती है, इटर्निटी के पास जाने को भी कहती है, और फिर गौर उससे रापू गॉड को मार के अपने पहले गॉड का शिकार करता है, और वो निकल पड़ता है सभी गॉड्स को मारने के मिशन पर। तो नेक्रोसॉर्ड से यहीं पर उसे बाइफ्रॉस्ट और इटर्निटी के बारे में पता चल गया था, इसलिए फिर वो पूरी मूवी में एक तो कई गॉड्स को मारता है, जो कि वो सारी किलिंग ऑफ स्क्रीन ही होती है, और दूसरा तो वो बाइफ्रॉस्ट और स्टॉर्म ब्रेकर के ही पीछे पड़ा होता है, ताकि स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रॉस्ट की पावर से वो इटर्निटी तक पहुंचने का दरवाजा खोल सके, जिससे वो इटर्निटी से एक साथ सभी गॉड्स को मारने की विश मांग पाए। तो कॉमिक्स में भी गौर ने कुछ ऐसा ही एक प्लान बनाया था, लेकिन उसमें इटर्निटी और विश मांगने वाला ट्विस्ट नहीं था, बल्कि उसने एक गॉड बॉम्ब तैयार किया था, जिससे कि वो स्पेस और टाइम से सारे गॉड्स को एक साथ मार सके। और कॉमिक्स में गौर की स्टोरी में टाइम ट्रैवल भी शामिल है। तो कॉमिक्स के गौर की रेस्ट ऑफ द स्टोरी पर अब हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए मित्रों वीडियो के साथ आगे बने रहिएगा।
तो नेक्रोसॉर्ड की पावर्स मिलने के बाद गॉर कई हजार सालों तक गॉड्स को मारते रहता है और मारते मारते वो 893 एडी के दौरान पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर के गॉड्स को खत्म करने के लिए। और वो कई अमेरिकन गॉड्स को मारता है और एक गॉड का कटा हुआ सर बहता हुआ आता है आइसलैंड के समुद्र के किनारे पर, जो कि मिलता है थॉर और उसके वाइकिंग फ्रेंड्स को। वहाँ के विलेजर्स जब क्वेश्चन करते हैं कि एक गॉड के साथ ऐसा किसने किया होगा, तब थॉर कहता है वो जो भी हो, लेकिन उसका थॉर के साथ कोई मैच नहीं है। फिर एक दिन थॉर और उसके वाइकिंग फ्रेंड्स किसी स्लेविक वॉरियर से भिड़ते हैं, जहाँ पर थॉर उनके गॉड्स को चैलेंज करता है बैटल के लिए, लेकिन उन गॉड्स को भी गॉर मार देता है। और थॉर जब एक उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर इन्वेस्टिगेट करने जाता है कि ऐसा किसने किया, तब पहली बार थॉर का सामना होता है गॉर से। यहाँ पर उनकी काफी घमासान लड़ाई होती है और गॉर थॉर को भी मारने में लगभग कामयाब हो ही जाता है कि तभी थॉर गॉर को अपनी लाइटनिंग से मारता है। इस इंसिडेंट के बाद गॉर रिकवर होके एक गुफा में जाके बैठता है और थॉर लड़ाई में इतना घायल हो गया था कि उसे पूरे 7 दिन लगते हैं होश में आने के लिए। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि गॉर बच गया है और फिर वो गॉर को ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉर है। लेकिन यहाँ पर गॉर थॉर पर भारी पड़ता है और वो थॉर को बंदी बनाकर टॉर्चर करने लगता है ताकि थॉर उसके बाकी के साथी एसगार्डियंस और पृथ्वी पर के सारे गॉड्स के लोकेशंस बता दे। गॉर पूरे 17 दिनों तक थॉर को टॉर्चर करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन थॉर उसको कुछ नहीं बताता। फिर थॉर के वाइकिंग फ्रेंड्स को थॉर के लोकेशन के बारे में जब पता चलता है, तब वो लोग थॉर को बचाने के लिए आते हैं और गॉर से लड़ने लगते हैं, जिससे थॉर को थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ा रिकवर होके गॉर के चंगुल से छूटने के लिए। और फिर थॉर अपने वेपन से गॉर का एक हाथ काट देता है और अपनी लाइटनिंग बोल्ट से उस पर हमला करता है। इस इंसिडेंट के बाद थॉर और उसके साथियों को लगा कि गॉर मर गया, लेकिन नहीं, किसी तरह से वो फिर से बच गया और उसके कटे हुए हाथ की जगह नेक्रोसॉर्ड ने ले ली। और नेक्स्ट 1000 साल तक वो फिर से गॉड्स को मारते हुए बिताता है अपनी नई आर्मी ब्लैक बर्जर्कर्स के साथ, ताकि वो और भी पावरफुल हो सके नेक्स्ट टाइम थॉर को और भी कड़क टक्कर देने के लिए। तो अभी तक स्टोरी चल रही थी पास्ट में, यानी कि 893 एडी के दौरान, जब थॉर बहुत ही यंग था और वो म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी नहीं था। तो अब प्रेजेंट टाइम की स्टोरी। तो प्रेजेंट में थॉर जब एक प्लेनेट पर जाता है, तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस प्लेनेट के गॉड्स नहीं है। और ऐसा क्यों? जब वो पता लगाने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि किसी ने उस प्लेनेट के सभी गॉड्स को बुरी तरह से मार दिया है। उनकी हालत देख के थॉर को रियलाइज होता है कि ये काम गॉर का ही है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। इसलिए वो फिर गॉर की तलाश में लग जाता है। शैड्रक नाम का एक एलियन जो कि गॉड ऑफ बॉम्ब्स था, वो गॉर को गॉड बॉम्ब डिजाइन करके देता है सभी गॉड्स को एक ही झटके में मारने के लिए। तो गॉड बॉम्ब बनाने के लिए गॉर क्रोनक्स नाम की जगह पर जाता है, वहाँ के पूल ऑफ फॉरेबर्स पर कब्जा करने के लिए। वो अपने ब्लैक बर्जर्कर्स की आर्मी की हेल्प से वहाँ के सभी टाइम गॉड्स को मारकर उनके ब्लड का इस्तेमाल करता है टाइम ट्रैवल करने के लिए। पहले वो टाइम ट्रैवल करके एकदम पास्ट में जाता है, यूनिवर्स के बिगिनिंग से भी पहले, जहाँ पर वो एक बेबी एल्डर गॉड को मारकर उसका हर्ट लाता है। फिर वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाता है, जहाँ पर वो लगभग 900 साल बिताता है अपना प्लेनेट साइज गॉड बॉम्ब बनाने के लिए, जिसके कोर एलिमेंट्स थे एल्डर गॉड का हर्ट और टाइम गॉड्स का पुल ऑफ फॉरएवर्स। और वो अलग अलग टाइम से कई गॉड्स को बंदी बनाकर उनसे गुलामी करवाता है और गॉड बॉम्ब के मटेरियल्स के लिए वो उनसे प्लैनेट्स और स्टार्स की माइनिंग करवाता है। फिर गॉर 893 एडी से यंग थॉर को भी फ्यूचर में लाता है, उससे भी गुलामी करवाने के लिए। गॉर ने फ्यूचर टाइमलाइन के कई एसगार्डियंस को मार डाला और कईयों को गुलाम बनाया, लेकिन फ्यूचर के किंग थॉर को उसने मारने की बजाय उसने किंग थॉर को बिजी रखने के लिए अपने ब्लैक बर्जर्कर्स के आर्मी को एसगार्ड में तैनात कर दिया, जो कि किंग थॉर को जान से नहीं मारते थे, बल्कि जब भी किंग थॉर उनसे लड़ने जाता तब वो लोग उस पर बार बार हावी हो जाते, जिससे कि किंग थॉर बार बार उनसे हार जाता। फिर एक दिन प्रेजेंट टाइम का थॉर यानी कि अवेंजर थॉर टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आता है और किंग थॉर की हेल्प करता है उन ब्लैक बर्जर्कर्स की आर्मी से लड़ने के लिए। फिर अवेंजर थॉर और किंग थॉर यंग थॉर से मिलते हैं और तीनों मिलके गॉर और गॉर के गॉड बॉम्ब को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉर ने कई सालों तक कई गॉड्स को मार के उनकी पावर्स एब्जॉर्ब की थी, इसलिए वो काफी पावरफुल हो गया था। इसलिए काफी घमासान और बड़ी लड़ाई के बाद भी वो तीनों ही थॉर पर भारी पड़ता है। वो तीनों थॉर को मरने के लिए छोड़कर गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए चल पड़ता है, लेकिन उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से अपनी वाइफ और बेटे को बनाया था, जिनके पास खुद के फीलिंग्स थे। तो उसकी वाइफ गॉर को गॉड बोलती है
जिसकी वजह से गौर अपनी वाइफ को मार देता है। फिर गौर के बेटे अगार को जब उस बात का अंदाजा होता है तब वो गौर के खिलाफ हो जाता है और वो थॉर की मदद करता है गौर को रोकने के लिए। गौर गॉड बॉम्ब को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर देता है और ऐसा करने से तीनों ही थॉर उसे रोक नहीं पाते। सभी टाइमलाइन से गॉड्स एक एक करके मरने लगते हैं। तभी अवेंजर थॉर अपने और किंग थॉर के म्यूनिर को एक साथ विल्ड करता है और सभी बचे हुए गॉड्स इंक्लूडिंग ओडिन भी थॉर से प्रे करते हैं, जिससे कि थॉर को शक्ति मिलती है, जिससे कि वो गॉड बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही में वो गॉर के ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस समय थॉर एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया था। फिर वो दोनों म्योनिर की पावर से गॉर पर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है और यंग थॉर अपने वेपन से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यानी कि गॉर की कहानी खत्म। मूवी के मुकाबले कॉमिक्स में गॉर के स्टोरी में कई सारे एलिमेंट्स हैं। गॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को भी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं मूवी के गॉर से। कॉमिक्स में गॉर को नेक्रोसॉर्ड मिलने से पहले उसकी पावर सिर्फ ह्यूमन लेवल की थी, लेकिन ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड मिलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ थॉर को टक्कर देने लायक हो गई। प्लस कॉमिक की नेक्रोसॉर्ड काली ग्लूई जैसी जिंदा टाइप की थी, एक सिम्बाइट की तरह, जिससे गॉर अलग अलग वेपन कंस्ट्रक्ट कर पाता था, आर्मर और विंग्स भी बना पाता था और वो हजारों सालों तक जिंदा रहने के लायक भी बन गया था। और जैसे जैसे वो गॉड्स को मारता वैसे नेक्रोसॉर्ड की पावर बढ़ती, जिससे गॉर की भी पावर्स बढ़ते जाती। प्लस उसने नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से ब्लैक बर्जर्कर्स की आर्मी और अपनी वाइफ और बेटे अगार को भी बनाया था, जिनमें खुद की फीलिंग्स थी। लेकिन मूवी की नेक्रोसॉर्ड काफी अलग है। एक तो सिम्बाइट्स के राइट सोनी पिक्चर्स के पास है, इसलिए मार्वल स्टूडियो सिम्बाइट टाइप्स वाली पावर को नहीं दिखा सकते थे, इसलिए मूवी में नेक्रोसॉर्ड को एकदम सॉलिड स्वॉर्ड टाइप दिखाया गया है। मूवी की नेक्रोसॉर्ड कॉमिक्स की तरह ब्लैक बर्जर्कर्स टाइप के क्रिएचर्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन सिर्फ शैडो से, क्योंकि उस स्वॉर्ड का कनेक्शन शैडो रियल्म से है, इसलिए गॉर शैडो से टेलीपोर्ट कर सका। और इसके अलावा दोनों ही गॉर के पास सुपर ह्यूमन लेवल की ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और रीजनरेशन पावर्स भी थी। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो कॉमिक्स का गॉर मूवी के गॉर से काफी पावरफुल है। इस पर आपको क्या लगता है और आपको कौन सा वाला गॉर द गॉड बच्चर पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो जरा सी भी कहीं पसंद आई हो तो यार प्लीज फिल्मी कॉर्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लगे हाथ एक लाइक भी ठोक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।